भागवत से देश चलता है, देश संविधान से चलता है, मोहन भागवत से नहीं। तो मोहन भागवत को वहीं नागपुर में रखिए कि वहां पर आप संघ में जाकर निक्कर पहन के शाखा लगाइए। देश आप नहीं बताएंगे कि देश कैसे चलेगा और कैसे नहीं चलेगा। तो देश संविधान से चलेगा। मोहन भागवत जी का मैंने क्यों अपमान कर दिया? मैंने क्या गलत बोला है? क्यों देश संविधान से नहीं चलेगा? नहीं चलता देश तो अगर देश संविधान से नहीं चलेगा, मोहन भागवत से चलेगा, तो आप इंटरव्यू मोहन भागवत से ले लीजिए। तो यही तो है हिंदू राष्ट्र, यही बताएंगी आपकी महिला पत्रकार साथी। मेरे से तो पूछने की आपको जरूरत ही नहीं, यही बताएंगी, यही कह रही है कि संविधान से ऊपर है वो। मैंने नहीं कहा ये। नहीं आप ही कह रही है ना कि मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दिया है। हु इज दिस मोहन भागवत? कौन है बताइए ना आप मुझे। एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, उसको वहाँ मारा भी जा रहा है, पीटा भी जा रहा है। आप एक महिला होते हुए आप महिला के लिए आवाज़ नहीं उठाती हैं? आपको शर्म नहीं आती अपने आप को महिला कहते हुए? आप जाके केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के घर पे जाके माइक लगाइए, उनसे पूछिए कि एक महिला के साथ देश में बलात्कार हो रहा है और आप महिला होते हुए जिन महिलाओं ने आपको चुन के वहाँ तक भेजा, आप आज तक उनके लिए आवाज़ नहीं उठाती हैं? ऐसी महिलाओं को तो शर्म आनी चाहिए। और वो कैसे केंद्रीय मंत्री बन गई? ऐसी महिलाओं को शर्म आनी चाहिए कि वो सदन के अंदर भी क्यों बैठी हैं। क्योंकि अगर एक महिला दूसरी महिला के लिए आवाज ना उठा सके तो उसको अपने महिला कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए। मोदी जी विदेश गए, लेकिन मोदी जी की मीडिया जो साथ गई थी उसको एंट्री नहीं करने दी भीतर। हाँ, तो यही सवाल तो मैंने इनसे कहा कि आप ये तो पूछ रहे कि विपक्ष क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, लेकिन आप ये नहीं पूछ रहे कि आपके साथियों को। तो आपको मैं बता दूं, दलाली की जगह यही तो है, विदेशों में थोड़ी है, वहाँ थोड़ी है। वहाँ तो आप देखिए मोदी जी बाहर आके कह रहे हो माय गॉड, आप सुन ही रहे हैं जी कैसे उनकी वीडियो लगातार वायरल है। तो मोदी जी तो क्या है, मोदी जी को तो कोई फर्क नहीं है। मोदी जी की देश को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं है, आगे नाथ ना पीछे पगात वाला हिसाब है। सुन लीजिए, मोदी जी का एक ही हिसाब है, जो अभी पहले कोरोना था तो कोरोना ने उनकी विदेशी यात्रा को बांध के रख दिया था। अब जैसे ही कोरोना थोड़ा सा लगाम दिया, मोदी जी ने अपने हेलीकॉप्टर निकाले, नए जो नए जहाज लिए हैं उनसे वो विदेशी यात्रा पे निकल गए। आज तक इतनी सारी विदेशी यात्रा के दौरान जो इतने मोटे मोटे एग्रीमेंट साइन होते हैं, उनमें से एक एग्रीमेंट बता दीजिए जिस पे इम्प्लीमेंट हुआ हूँ। राफेल की डील, वो भी ज़्यादा पैसे देकर की गई। क्या हिंदुस्तान इतना खरबपति देश है कि आप यहाँ पर जो है, अगर हम राफेल भी खरीदते तो उसमें भी आप घोटाला कर देते हैं? पहली बार इस देश ने डिफेंस घोटाला देखा मोदी सरकार के राज में। कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आप किसी भी बात पे यकीन न करें, और देश के किसी भी नागरिक को एनआरसी या सीए को लेके कोई बात को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब सरकार को किसी भी नाम से मुद्दे से वोट मिलना बंद हो जाता है, जब सरकार को दिखता है कि भैया अब हिंदू मुस्लिम जो है नहीं लड़ पा रहे हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोग आपस में नहीं लड़ पा रहे हैं, तो सरकार घूम फिर के एक ही टॉपिक पे आ जाती है और वो है सीए एनआरसी। सीए एनआरसी के नाम पे, शाहीन बाग के नाम पे इन्होंने, आपने देखा कैसे दिल्ली को जलवाने का काम किया। फिर उसके बाद में बीच बीच में जो है ये एनआरसी को लेकर कभी सदन के अंदर हो चाहे फिर वो विधानसभा हो, वहाँ पर लेकर भी बोलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर इसको लागू करना है तो किसको बता रही है? अरे आप किसको बता रहे हैं ये बताइए ना। आप पिछले 5 साल से सिर्फ इसमें हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लागू करना होता तो आप कब का लागू कर चुके होते। भारतीय जनता पार्टी टोटल फेकम फेक काम करती है, झूठ बोलने का काम करती है। आप इनकी किसी भी बात को, किसी भी मुद्दे को सीरियस न लें। और अमित शाह जी ज़्यादा ही ज्ञान बांटने का काम करते हैं, तो अमित शाह जी से ज़रा आप ये पूछ लीजिए कि पहले 10th पहले होती है 12th पहले होती है, पहले तो उनको आप ये जाकर समझाइए। उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिएगा कि सीए क्या होता है, एनआरसी क्या होता है। आप एक बात मुझे बताइए, 1947 में जब ये देश आज़ाद हुआ, जो इस हिंदुस्तान को छोड़कर चला गया उसका इस देश पे कोई अधिकार नहीं बनता है, कोई हक नहीं बनता। लेकिन जो व्यक्ति सदियों से इस देश में रह रहा है, देश की आज़ादी के बाद से इस देश में रह रहा है, इस देश के अंदर हर एक पर्व मना रहा है, इस देश के अंदर हर एक उत्सव मना रहा है, इस देश की खुशहाली से लेकर, इस देश के अंदर सरहद से लेकर हर तरह के तनाव को वो देखता आ रहा है, तो आप उस व्यक्ति को कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदुस्तान में रहेगा या नहीं रहेगा? ये बताइए। रोहिंग्यों ने जो है पूरा देश खराब कर रखा है। अरे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताइन भी तो हैं रोहिंग्या। आपने नहीं देखा था कि अभी बंगाल में जो कोकिन भी लिया था, कोकिन के साथ में पकड़ी गई थी, भारतीय जनता पार्टी की नेताइन भी हैं बहुत सारी रोहिंग्या। आप जाकर देखिए। तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो नहीं है रोहिंग्या। अगर बीजेपी में कोई आ जाए तो वो रोहिंग्या नहीं है, हैं? और अगर कोई बीजेपी को वोट ना दे और बीजेपी से अलग रहे, बीजेपी की विचारधारा से अलग चले, देश को जोड़ने की बात करे, तो वो रोहिंग्या है। ये किस तरीके का इंसाफ है? आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि आतंकवादी का कोई भी धर्म, कोई भी जाति और कोई भी मजहब नहीं होता है। आतंकवादी किसी धर्म का नहीं होता, ना तो आतंकवादी हिंदू है ना आतंकवादी मुसलमान है।
आतंकवादी का कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इतने, आप ये समझ लीजिए, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने ही ज़्यादा दिमागदार हैं कि ये कपड़ों से भी लोगों को पहचान लेते हैं। दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर जिस तरीके से एक मस्जिद के बाहर जो है कुछ अवैध चीज़ों को रखा गया था, देश के अंदर दंगे भड़काने की कोशिश करी थी, ठीक उसी तरीके से हरियाणा का माहौल ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि बीते समय में कई जगह पर चुनाव हैं। गुजरात का चुनाव एक अहम चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है, इसके अलावा कश्मीर का चुनाव है, फिर अगले साल आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का भी चुनाव है। बहुत सारी जगहों पर चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेकर आखिरी तक आज तक कभी भी वो एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे बात ही नहीं करती है। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर शासन प्रणाली कितनी बुरी तरीके से ख़राब है, देश की आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर बात नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी को घूम फिर के आ जाना है एक ही मुद्दे पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, CA और NRC के नाम पर। आप एक बात मुझे बताइए कि CA NRC को लेकर पहले देश की राजधानी दिल्ली को जलवा दिया, तब इन्होंने CA NRC लागू नहीं करी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश के अंदर बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे और जिनके पास में, आप ये खुद ही देख, आपको मैं पत्रकारों को लेकर भी खुद बोल रहा हूँ कि जब आपके दादा के दादा थे, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि जब आपके दादाजी की डेथ होती थी तो आपको शमशान भूमि से डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिला करता था। ये तो अभी कुछ समय से ही स्टार्ट हुआ है, कुछ या फिर कह लीजिए कि कुछ ही सालों से स्टार्ट हुआ है कि जो शमशान भूमि पर डेथ सर्टिफिकेट मिलने लगा है। तो लोग कैसे प्रमाण करेंगे कि भाई मैं इस देश का नागरिक हूँ या नहीं हूँ? भारतीय जनता पार्टी जो है वो मंदिर और मस्जिद ही खेलेगी, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट खेलने के इनके बाप की भी औकात नहीं है। मंदिर और मस्जिद पे खेलते रहो, बस यही है इनका काम। अरे आप एक बात मुझे बताइए, क्या हिंदुस्तान पूरे विश्व का एकमात्र मुल्क है? भारत देश के अलावा और भी इतने सारे मुल्क हैं जहां कहीं भी सुनने को नहीं मिलता। एक देश है इंडोनेशिया जिसकी राजधानी है जकार्ता, वहां पर मात्र 3% हिंदू हैं, 3%, बल्कि इससे कम ही हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। 3% हिंदू हैं वहाँ पर। वहाँ से आज तक कभी सुनाई नहीं दिया कि वहाँ हिंदू खतरे में है, जबकि खतरे में तो हिंदू वहाँ पर आना चाहिए जहाँ 3% हिंदू है। लेकिन जहाँ पर हिंदू इतना ज़्यादा है वहाँ की सरकार कहती है कि हिंदू ही खतरे में है। तो भैया आप एक बात मुझे बताइए, सरकार पे मुद्दे नहीं है। कभी आपने अमेरिका को उठाते हुए देखा है कि अमेरिका में चर्च तोड़ी जाएंगी? बताइए आप मुझे। कभी आपने जर्मनी में देखा हो कि भाई यहाँ पर थोड़ा मुद्दे नहीं है, लेकिन क्या कांग्रेस महंगाई बेरोजगारी को लेकर सड़कों पे निकली है? अरे आप तो जो है, मैं आपको एक बता दूं, आप तो घूम फिर के विपक्ष पे आ जाते हैं। आप विपक्ष की ये तो देखिए, विपक्ष की मजबूरी देखिए कि विपक्ष का जो नेता आवाज उठाए उसके लिए जेल के दरवाजे खोल रखे हैं सरकार ने। चाहे फिर वो मायावती हो, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, कोई भी हो विपक्ष में, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी व्यक्ति हो। अब आप एक दिल्ली की घटना में वृंदा करात, जो वामपंथियों का यहाँ पे एक सीट भी नहीं है, वो बुलडोजर के सामने खड़ी हो जाती है, वहीं कांग्रेस वहां नजर आती है। देखिए ये बात आप कांग्रेस के लीडर्स से पूछिए, ठीक है ना? यहाँ पर मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात है मोहित जी, महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी अब? आप एक बात देखिए, आपने एक फिल्म देखी होगी, एक फिल्म के अंदर जिस तरीके से आपने उस फिल्म में देखा होगा कि नेताजी जो है वो चुनाव के वक्त पे घर पे आते हैं, दलितों की थाली में खाना भी खाते हैं, लेकिन खाना बाहर से मंगाते हैं, प्लेट भी बाहर से मंगाते हैं। तो बोलते हैं कि आप आ गए दोबारा से अब दलितों के घर पे खाना खाने के लिए, हैं? अब आपको चुनाव आ गया, वोट की याद आ गई तो आप लोग आ गए। तो वही काम योगी जी कर रहे हैं। योगी जी के राज में तो पहले भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, बस योगी जी तो इतना कह देते हैं कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरे आप अपने अधिकारियों के घर पे, एक आध के घर पे बुलडोजर तो चलवाइए। अधिकारियों को, ऐसा नेता जो ये नाटक ना करता हो गरीबों के घर पे खाने का, जी आपकी नजर में कोई ऐसा नेता जो ये नाटक ना करता हो? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, पत्रकार का तो सबसे बड़ा रोना ही यही है कि अगर दूसरा ये करेगा तो मैं भी यही करूंगा। तो आप सरकार में परिवर्तन क्यों लाते हैं? अगर लोगों ने कांग्रेस को बदल के बीजेपी को लाए तो क्या ये गिनाने के लिए लेके आए कि कांग्रेस ने क्या किया? ये बताइए ना आप मुझे। लोगों ने बदलाव किया, परिवर्तन किया, सिर्फ इसीलिए किया कि दूसरी सरकार आएगी तो अच्छा करेगी, बेहतर करेगी। अब आप आज भी उसी का रोना रोते रहे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और आपको तो पत्रकार होते हुए, पत्रकार होने के लिए आप आवाज नहीं उठाते। आपने एक सवाल ये नहीं पूछा अब तक। अभी आप ये तो पूछ रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता बनकर कि भैया कांग्रेस क्या कर रही है, ये विपक्ष क्या कर रहा है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं पूछा कि आप ही के भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में मीडिया को अंदर नहीं घुसने दिया जाता। आप ही के भाजपा के राज में मध्य प्रदेश के अंदर मीडिया के प्रवक्ताओं से, मीडिया के जो तमाम रिपोर्टर्स हैं उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनको निर्वस्त्र किया जाता है। आपने कभी ये नहीं पूछा कि गौरी लंकेश की इस देश में हत्या होती है, उनको लेकर आज तक जांच नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? तो आप एक बात मुझे बताइए कि सब कुछ आपका है, 10 साल क्या
10 साल नहीं नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, 3 साल क्या आपको 8 साल दे दिया, आपने क्यों नहीं करते हैं? ये बताइए ना आप मुझे, क्यों नहीं यानी करते कि आप आप? हिंदू राष्ट्र से सहमत अरे मेरी हैं? बात तो सुनिए, ये कुछ नहीं है, पागल बनाने का एक सरूपा है। आप ये नहीं समझी अब तक, आप कह रही हैं सहमत हैं, ये पागल बना रहे हैं, ये देश में दंगे कराने के लिए हैं। अब आप एक बात मुझे बताइए, जिस आदमी को काम करना होता है ना, वो चुपचाप काम कर देता है। ये बोलते किस लिए हैं, लेक्चर किस लिए देते हैं? और ये बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो आज तक आकर नहीं बोला, मोहित जी, गृह मंत्री आज तक आकर नहीं बोले। भाई देश को चलाने वाले, देश के कर्ता धर्ता तो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को इस देश का प्रथम नागरिक बताया जाता है, फिर प्रधानमंत्री आते हैं, फिर गृह मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री। एक मिनट रुक जाइए, प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट है कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, बताइए। अरे आप मुझे बता दीजिए, मैंने नहीं सुना, कहीं आप बता दीजिए, सुना हो तो। मोहन भागवत जी यूपी ने के तो बोला है। मोहन, एक मिनट रुक जाइए, मोहन भागवत प्रधानमंत्री हैं, गवर्नर जनरल लगे हैं, कहाँ से गवर्नर हैं आप बता दीजिए मुझे। लेकिन सुनने में तो ये अरे आता है मोहन कि- भागवत कौन सी पार्टी के नेता हैं? मोहन भागवत से देश चलता है, देश संविधान से चलता है, मोहन भागवत से नहीं। तो मोहन भागवत को वहीं नागपुर में रखिए कि वहां पर आप संघ में जाकर निक्कर पहन के शाखा लगाइए। देश आप नहीं बताएंगे कि देश कैसे चलेगा और कैसे नहीं चलेगा। ये तो आप देश अपमान संविधान कर से रहे हैं चलेगा। मोहन भागवत जी का। मैंने क्यों अपमान कर दिया? मैंने क्या गलत बोला है? क्यों देश संविधान से नहीं चलेगा? नहीं चलता देश तो अगर है। देश संविधान से नहीं चलेगा, मोहन भागवत से चलेगा, तो आप इंटरव्यू मोहन भागवत से ले लीजिए।